वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 24 जुलाई है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके लिए उपयोगी होगा। उसके मेन टॉपिक सब टॉपिक पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और प्रयास रहेगा आप लोगों को विस्तृत रूप से समझाने का। आगे बढ़ने से पहले जो भी नए हैं लिसनर व्यूअर हैं जो हमें अभी सुन रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कीजिए ताकि हमें और भी बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। साथ ही साथ हमारे जो पुराने लिसनर हैं व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी प्लेटफॉर्म पर हैं शेयर कर सकते हैं और हमारा सपोर्ट बनाए रख सकते हैं ताकि और भी हम इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ सके। देखिए, आज के न्यूज़ में बहुत से पीटी फैक्ट है। पीटी फैक्ट प्लस मेंस रिलेटेड टॉपिक आपको कवर किया गया है। सबसे पहले तो स्वर्णिम सुबह की आज विश्व एथलेटिक दिवस के संदर्भ में कुछ जूम आउट में यहाँ कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, पहली बार 2 पुरुषों ने भारतीय भाला फेंक में एथलीट में पदक जीता है। वो लिस्ट लास्ट पेज में दिया हुआ खेल के पृष्ठ में, तो आप लोग जरूर से कवर कर लीजिएगा पीटी ओरिएंट। और नीरज के अलावा रोहित यादव ने भी पदक की आशा है आज, तो ये महत्वपूर्ण है। अगर आज होता है तालिका में सर्वोच्च स्थान पर भी बन सकता है भारत। तो ये देखिए, टोक्यो ओलंपिक के विजेता अब अमेरिका के याजिन में चल रहा विश्व एथलीट, ये तो पीटी फैक्ट पहले हो जाएगा। विश्व एथलीट चैंपियनशिप है कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो इससे आप लोग को एक पीटी फैक्ट कवर कर लेना है, की पॉइंट निकाल लेना है। और ये अंडरलाइन जो किया हुआ है पीडीएफ दैनिक जागरण का, वो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लोग को सारे लिंक दिए रहते हैं, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए, इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। और ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया चलाते हैं कंगारू कोर्ट, छिपी हुई कोर्ट को चलाते हैं ऐसा मानना है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके द्वारा, रमना के द्वारा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। एक प्रश्न छोड़ता है आप लोग के लिए मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको मेंस और इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी न्यूज़ आता है तो ज़रूर आप लोगों को मीडिया की भूमिका, इंटरनेट की भूमिका, उसकी सीमा क्या हो, लक्ष्मण रेखा किस रूप से खींची जाए और इसका नियंत्रण किस रूप से हो। तो हेट स्पीच के मुद्दे उभर कर सामने आ जाते हैं। हेट स्पीच के मुद्दे, ट्रायल आप लोगों को बार बार देखने को मिल जाए, मीडिया ट्रायल बार बार सुनने को मिल जाते, ये सब जो भी मुद्दे होंगे इसी टॉपिक पे कवर होंगे। तो मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट आप लोगों को इस पर कवर होगा। इससे रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों को पहले भी कवर किया जा चुका है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, इस न्यूज़ को विस्तृत वहाँ चर्चा की गई है। किस प्रकार के ट्रायल होते हैं, ट्रायल के रूप क्या होते हैं, ट्रायल क्यों करवाती है, कराने पर आतुर रहती है मीडिया ग्रुप। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रमना के द्वारा यह स्पष्ट रूप से आज बोला गया। और जो हमारे जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उनके द्वारा भी यह खेद जताया गया है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जब ऐसा टिप्पणी किया गया तो आप मीडिया वर्ग को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। तो सरकार और न्यायपालिका दोनों इंगित कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट मीडिया को कि अपनी सीमा को स्वयं निर्धारित करे। अगर सरकार निर्धारित करेगी तो दूसरे तरीके से वो निर्धारण स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मीडिया ग्रुप को स्वयं निर्धारण या लक्ष्मण रेखा तय करने के लिए एक अल्टीमेटम कह सकते हैं दिया गया है दोनों तरफ से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसे समझ सकते हैं। तो आने वाले समय में एक आप लोग के लिए यह मेंस और इंटरव्यू और इन टॉपिक बन जाएगा। तो वेट एंड वॉच इस पर रहिए, जब अपडेट होगा तो और बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे इस पर।
तो मीडिया में क्या कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, ये बस आप लोग अभी हाल ही में देख लेना है। जो भी मामले अदालत में लंबित है उस पर मीडिया में ट्रायल कर एक राय बनाई जा रही है, जिससे देखिए होता क्या है, न्यायालय को दिक्कत होने लगती है किसी भी संबंधित मुद्दे पर कानूनन रूप से दबाव, जो कानूनन से जो निर्णय देना है उसको जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दबाव बन जाता है किसी न किसी परोक्ष अपरोक्ष रूप से। तो यह बहुत ही घातक हो जाता है यह स्थिति। तो यह नहीं होना चाहिए, अपनी भूमिका सभी को निभानी चाहिए। यही बात इनके रमना के द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके द्वारा कहा गया है। तो इस पर विशेष चर्चा और भी हम लोग आगे करेंगे जब इस पर कुछ अपडेट और होगा। देखिए आप लोग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मेंस व्यू से और इंटरव्यू व्यू से। मंकी पॉक्स पर वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित हुआ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को अर्थात कल 23 जनवरी को जो शनिवार का दिन था, तो मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात काल घोषित कर दिया है। इसके पीछे क्योंकि 75 देशों में फैल चुका है यह बीमारी और इसके अलावा 16,000 से ज़्यादा मामले अब सामने आ चुके हैं। हालांकि 5 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है, डाटा का जो भ्रम होता है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, पर 16,000 के मामले आ चुके हैं, यह WTO का कहना है। साथ में संगठन के इस रोग को टीका विकसित करने की जरूरत को भी रेखांकित किया गया WHO के द्वारा। तो देखिए इस प्रकार के जब कार्य होते हैं तो किसी संस्था पर संदेह या प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। यह जबकि क्यों होता है इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे क्यों संस्थाओं को अब व्यापक रूप से कार्य करने की ज़रूरत है। जब बीमारी विकराल रूप ले लेती है, आपातकाल की स्थिति में आ जाती है, तब उस पर टीका बनाने का निर्णय लिया जाता है जो जवाबदेह संस्थाएं उनके द्वारा। क्यों WTO क्यों यह महत्वपूर्ण संस्था है, विश्व के सभी स्वास्थ्य से संबंधित जवाबदेहिता को तय करता है, तो इस पर विशेष रूप से कार्य करने की ज़रूरत है। इसलिए इस पर हम विशेष अभी चर्चा करेंगे। तो अभी न्यूज़ क्या है उसे देख लेते हैं। WHO के महानिदेशक जो है टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस, उनके द्वारा यह बोला गया है कि इमरजेंसी कमेटी इस संबंध में कोई आम सहमति नहीं बन पाई थी, फिर भी वो व्यक्तिगत तौर पर इसे महामारी घोषित किया। तो यह देखिए WTO के द्वारा एक पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है कि इमरजेंसी जो कमेटी होती है उसके द्वारा यह निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि WHO प्रमुख के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार के आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। देखिए मंकी पॉक्स मध्य और पश्चिमी अफ्रीका कई हिस्सों के दशकों से मौजूद है, लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर इतने बड़े पैमाने पर को पहली बार मिला। यह दशकों से फैली बीमारी है। यह पश्चिमी और मध्य जो अफ्रीकी देश है उसमें। इससे संबंधित देखिए कुछ की नोट्स से ज़रूर याद रखनी चाहिए आप लोगों को। की नोट्स क्या है जो एग्ज़ाम में आप लोगों को ध्यान में रखते हुए उसे शामिल करना चाहिए, और एग्ज़ाम में जो भी PT में आएगा प्रश्न, मेंस में और इंटरव्यू उसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मंकी पॉक्स क्या, एक मानव चेचक के समान एक दुर्लभ बीमारी, चेचक जो बीमारी है उससे। हालांकि देखिए हाल में करंट अफेयर्स जो पढ़ाया गया था विगत 2-3 दिन पहले का, उसमें आप लोग को इससे संबंधित न्यूज़ को कवर किया गया था। जब पहला मामला केरल में आया था भारत में जब केरल में पहला मामला आया था तो उस समय इस न्यूज़ को कवर किया गया, विस्तृत चर्चा की गई थी। तो वहाँ भी आप लोग इसे न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। देखिए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह प्रथम बार कब आया था? वर्ष 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। और इसका प्रथम मामला इंसानों पर संक्रमण का प्रथम मामला वर्ष 1970। देखिए 1970 का यह प्रथम मामला आ चुका था, और WHO तब से मौन रूप धारण किए हुए था। जब 2022 में विकराल रूप लेता है तो संदिग्धता अपने आप को व्यक्त करता है कि हम जवाबदेह संस्था हैं। देखिए यहीं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बहुत से 1-2 बीमारियां नहीं हैं, अनगिनत ऐसी बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां, विषाणुगत बीमारियां हैं जिस पर दशकों से टीका नहीं बना है, या उस पर कुछ विशेष रूप से संक्रमण को रोकने के लिए कोई विशेष ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो यह उस संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। आखिर उसकी संस्था की औपचारिकता क्या रह जाती है, क्यों उस संस्था को बनाए हुए रखे हुए है? जब विश्व में इसकी हाहाकार मच जाएगी उस बीमारी से, जैसे आप कोरोना में देख सकते हैं,
कोरोना हालांकि प्रथम बार यह घटना घटी थी। जिस प्रकार से कोरोना के मामले आए, लोगों की क्षति हुई, WHO के द्वारा जो इस प्रकार के कदम उठाए गए, क्या अन्य बीमारियों में नहीं उठाए जा सकते थे? जैसे बहुत से इबोला वायरस है, मंकी पॉक्स, इससे अनगिनत ऐसी बीमारियां हैं। तो इस पर WHO को स्वयं मंथन करने की ज़रूरत है, विश्व समुदाय को, कि इस प्रकार के जो लंबी बीमारियां हैं उसको उसी समय तत्काल उसके संबंध में कोई टीका या संक्रमण को रोकने के लिए कोई ऐसा इलाज ढूंढा जाए जो वर्तमान ऐसी स्थिति कायम ना हो सके। चलिए और भी देख लेते हैं। देखिए यह रोग क्या है, मध्य और पश्चिमी अमेरिकी जो क्षेत्र है उसके उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र। तो आप लोग जानते ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्षा वन क्षेत्र की क्या विशेषता होती है। आप जैसे अफ्रीकी महाद्वीप जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यह होता है, तो वहाँ पर अधिक पाया जाता है जो अमेज़न का क्षेत्र है। तो आप यह सब चीज़ें समझ सकते हैं कि उसमें क्यों बीमारियां उत्पन्न होती हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में। मंकी पॉक्स एक दुर्बल जेनेटिक बीमारी है, अर्थात जानवरों से फैलने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण का कारण है। इसका मंकी पॉक्स वायरस होता है, तो ये ध्यान रखना है। क्या है, जेनेटिक बीमारी है। मंकी पॉक्स वायरस किसके संदर्भ में, किस परिवार से है? पॉक्स विरिडे परिवार से है। तो ये आप लोगों को पीटी में काम देगा। मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे जब इससे संबंधित प्रश्न आएगा साइंस एंड टेक के पार्ट में, तो आप लोग वहाँ लिख सकते हैं। चेचक और चेचक की बीमारी से पैदा करने वाले वायरस भी इसमें शामिल होते हैं पॉक्सी विरिडे परिवार में, तो इसलिए इसे चेचक समूह का भी वायरस कहा जाता है। लक्षण क्या है? WHO के अनुसार क्या है? विश्व संगठन, मंकी पॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने और गांठ के जरिए उभरती है। जैसे चेचक की बीमारी में शरीर में दाना दाना आ जाता है, उसमें कुछ पानी भर जाता है, पस भर जाता है, उसी प्रकार यह भी है। तेज जलन, बुखार और सर दर्द होगा, पूरा बदन दर्द होगा, इस प्रकार के लक्षण इसमें देखने को मिलता है। और भी इसके बाद विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न कर देता है। इसका मृत्यु दर अनुपात कितना है ये भी याद रखना है, 306% है। हालांकि यह 10% तक भी जा सकता है। तो मृत्यु दर इस ध्यान रखना है, मृत्यु दर आप लोगों को। जीनोसिस या जीनोटिक रोग क्या होता है, ये आप लोगों को जब भी इस प्रकार के वायरल बीमारी होंगे इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। जीनोसिस या जीनोटिक रोग क्या होता है? जो रोग पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है उसे जीनोसिस या जीनोटिक रोग कहते हैं। तो आप लोग यह कवर कर लीजिएगा। जब भी वायरल कुछ होगा इस प्रकार का बीमारी, तो सबसे पहले आप इस टर्म को खोजिएगा, वो क्या है, जीनोटिक रोग है या नहीं। तो जेनेटिक रोग है तो जानवरों से जो भी फैलता है, तो जानवर जैसे चमगादड़ हो गया, पशु पक्षी से चमगादड़ हो गया, बंदर हो गया, और भी लोगों से, और भी जानवरों से यह फैल सकता है। तो जब भी इस प्रकार की बीमारी होगा तो जेनेटिक रोग के श्रेणी में आएगा। यह क्या होता है? इसके अलावा बैक्टीरियल, वायरल और परजीवी के माध्यम से भी फैलता है। जेनेटिक प्रकृति मनुष्यों के, जानवर के अलावा क्या से? बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी के माध्यम से फैलता है। मंकी पॉक्स, इबोला, रेबीज, मलेरिया, HIV, एड्स, कोरोना वायरस रोग जेनेटिक संक्रमण के रोग के कारण फैलने वाले रोग हैं के श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण भी आप दे सकते हैं। देखिए WHO और विभिन्न संगठनों ने क्या किया, जेनेटिक रोगियों की वृद्धि के लिए 7 कारकों को चिन्हित किया है। 7 ऐसे कारक हैं जो जेनेटिक रोग को बढ़ावा देते हैं। क्या है? पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग। शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता है उसको त्वरित रूप से पूर्ति करने के लिए पशु प्रोटीन अर्थात मांस की जरूरत, मांस का उपयोग बढ़ा है, जिसके कारण जेनेटिक रोग भी बढ़ा है। वन्य जीव बढ़ता उपयोग और शोषण, इसके लिए भी चीन में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। चीन जो हमारे जो पड़ोसी देश है, ताइवान, चीन, ये सब देश जो है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इस प्रकार के जो देश हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब जो देश है, वहाँ पर आप लोग देखिएगा इस प्रकार के शोषण बढ़ा है। जीवों को तरह तरह के तरीके से प्रताड़ना देकर उसे खाने की प्रवृत्ति जो बढ़ी, उससे भी जेनेटिक रोग बढ़ा है। प्राकृतिक संसाधनों निरंतर उपयोग, यह भी एक कारक माना गया है इस संगठन के द्वारा जेनेटिक रोग के विरुद्ध। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव, खाद्य जो आपूर्ति श्रृंखला रहा है पहले से प्राचीन काल से लोगों का, उसमें बदलाव इधर कुछ वैश्वीकरण के दौर में देखने को मिला है। तो वो भी एक कारण है जेनेटिक रोग के वृद्धि में।
और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण भी है जलवायु परिवर्तन संकट। यह एक प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से किसी न किसी रूप से जो स्वास्थ्य को हार्मफुल पहुंचाता है, उसमें एक महत्वपूर्ण कारक ये जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि ये जो सिस्टम है उसको चेंज कर देता है और वो किसी न किसी रूप से हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको कम कर देता है, जिससे इस प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं तो हम सबसे पहले संक्रमित होते हैं। घन और अस्थिर खेती भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। और यात्रा परिवहन, जैसे जंगलों में हम सफारी कर रहे हैं तो किसी न किसी रूप से जानवरों के प्राकृतिक वास में हम लोग जाते हैं, वो संक्रमण रहते हैं तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, ये कारण है। और इसको दूर करने का यही सब कारकों को अगर सुधार किया जाए तो जेनेटिक रोगों को जो बढ़ रहा है उसमें कमी की जा सकती है। अब WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जब भी चर्चा होता है उसके बारे में आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए WHO क्या है, यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, कि स्थापना वर्ष 1948 में। तो ये आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है कब हुआ था, वर्ष 1948 में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यह भी आप लोग को ध्यान रखना है, मुख्यालय कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में कितने देश इसके संगठन के सदस्य हैं, 194 देश WHO के सदस्य, जबकि 150 देशों में क्या है इसके कार्यालय, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आप लोग इससे रिलेटेड आप लोग को पिक्चर सेंड किया गया है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं क्या है इस पर संबंधित पिक्चर। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, समानता अपने सदस्य राष्ट्रों स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग से कार्य करता है। जो वहाँ अपने सदस्य देश, मान लीजिए भारत इसका सदस्य देश है, तो इसका स्वास्थ्य मंत्रालय जो होगा उससे यह सहयोग करेगा WHO, और अपना जो भी संबंधित कार्य है वो कर सकता है और करता भी है। भारत कब सदस्य बना WHO का, 12 जनवरी 1948, याद रखिएगा 12 जनवरी 1948 में इसका सदस्य बना है। और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसका क्षेत्रीय कार्यालय WHO का कहाँ है, नई दिल्ली। तो ये सब प्रश्न आपको PT में पूछा जाता है और आप लोग को ये सब कवर भी करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूज पर। आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले, हम लोग और भी बेहतर तरीके से काम करें और हमारा ग्रुप और भी इम्प्रूव हो सके। कार्य करने का प्रयास हम लोग डेली कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे, बस आप लोग का सहयोग बनता रहे और हमारा जो ग्रुप है बढ़ता रहे, यूट्यूब ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। तो अपेक्षा है आप लोग इस पर हमारा कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। देखिए, कबाड़ से बनेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो यह आप लोगों को PT प्रश्न पूछ सकता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहाँ बनेगा, ITO शहीद पार्क, जो शहीदी पार्क है नई दिल्ली में, वहाँ पर बनेगा। जो कबाड़ जो होते हैं वेस्ट टू आर्ट थीम पर यह उत्कृष्ट उदाहरण होगा, तो यह आप लोगों को महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं, दिल्ली के जो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, VK सक्सेना, उनके द्वारा किया गया है। और इस पर कौन थीम होगा, तो स्वर्णिम काल में विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध जो हुआ है उससे संबंधित थीम होगा। महान मराठा साम्राज्य, अदम्य सिख साम्राज्य, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जन आंदोलन, सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता, स्वाधीनता संघर्ष, स्वदेशी आंदोलन और सत्याग्रह, भारत की स्वाधीनता और संविधान रियासतों का विलय को उकेरा जाएगा। अर्थात इस विषय वस्तु पर इस थीम को विकसित किया जाएगा, इस पार्क को विकसित किया जाएगा। तो एक बेहतर पार्क देखने को मिलेगा। हमारे सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए हम किस रूप से हमारा इतिहास किस रूप से रहा था और किस रूप से हमें जानना चाहिए। तो ये पार्क जब बनेगा, यदि आपको नेक्स्ट 26 जनवरी 2023 जो आएगा वो आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए या राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। तो डेट ये भी याद रखिएगा, यह पार्क कब आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। देखिए, दलगत राजनीति से उठकर काम करे सांसद, राष्ट्रपति जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हालांकि अब हो गए हैं, वर्तमान में जो होंगे द्रौपदी मुर्मू, तो इनका पूर्व जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये 24 तक रहेंगे और 25 का कार्यकाल द्रौपदी मुर्मू का हो जाएगा। तो इनका फेयरवेल पार्टी दिया जा रहा था, विदाई समारोह किया जाता था, उसमें यह बात बोले दलगत राजनीति के रूप में करे उठकर काम करे सांसद। तो दलगत राजनीति के संदर्भ में विस्तृत आप लोगों को न्यूज़ कवर किया जा चुका है। राजनीति का एकीकरण, राजनीति का गठबंधन
और सामूहिक रूप से क्या जवाबदेह राजनीतिक दलों का होना चाहिए, उस पर विस्तृत चर्चा आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में पहले भी किया गया, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। चुनाव आने वाला है, तो और भी चुनाव जब होंगे, इस प्रकार के मुद्दे जब देखने को मिलेगा तो हम कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। देखिए एक और भी आप लोग को पीटी करंट आप लोग को न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिले। जनसंख्या नियंत्रण पर बिल पेश करेंगे भाजपा सांसद रवि किशन। तो आप लोग को देखिए प्राइवेट बिल या मेंबर जाएगा तो क्या होता है ये आप लोग को कवर कर लेना चाहिए। जब कोई सांसद होता है पर वो मंत्री नहीं होता है, वो अगर बिल पेश करता है तो प्राइवेट बिल कहलाता है। पर कोई मंत्री अगर बिल पेश करता है संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो सरकारी बिल कहलाता है। तो यह दो अंतर होता है। तो इस प्रकार के आप लोगों को नज़र रखना चाहिए टॉपिक में। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। और इंटरव्यू में देखिए ये सब ट्रिकली क्वेश्चन आप लोगों से कवर किया जाता है इंटरव्यू में भी। आप लोग अगर ऐसा कुछ संसद सत्र चल रहा है, इंटरव्यू उस दौरान है, तो आप लोग से यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा बताइए आप लोग, प्राइवेट बिल हाल ही में चर्चा में रहा था, वो क्या होता है, या सरकारी बिल क्या होता है, ये किस व्यक्ति समूह या किस व्यक्ति के द्वारा यह संसद में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस प्रकार के जो भी टॉपिक आए तो आप लोगों को कवर कर लें, इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नीचे आ जाइए, पूरा आप लोगों को कवर करना है। एक्टोरियल का पार्ट में आइए। एक्टोरियल के पार्ट में आप लोगों को देखिए एक चीज़, इससे पहले ये आप लोग ज़रूर आज पढ़िएगा। कल भी मैंने कुछ नोटिस किया, जब भी ज़रूर मैं बोलूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे आप लोगों का बहुत सा मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो कवर होगा टॉपिक, वो यह लेख शामिल कर देता है। नकारात्मक राजनीति की राह पर है विपक्ष। तो संजय गुप्त जी के द्वारा यह बोला गया है कि जो नेगेटिविटी जो सिस्टम में आ रही है, किस रूप से हर सरकारी नीति को नेगेटिव वे से देखना बहुत ही गलत राजनीति का द्योतक होता है। उसके पक्ष विपक्ष की बात जरूर की जानी चाहिए, पर हर निर्णय गलत हो यह ज़रूरी नहीं है, हर योजना गलत हो यह गलत नहीं है। इसके लिए आप उसके लिए कुछ डिमेरिट से उसको समझाइए, मेरिट से तो उसको उभार कर सामने लाइए। तो इस प्रकार के नकारात्मक राजनीति के राह पर चल रहा है विपक्ष। किसी व्यक्तिगत का विरोध करते करते यह उन नीतियों का विरोध या देश का विरोध करने लगते हैं जो देश हित में ना होता, इसी को रेखांकित कर रहा है यह आलेख। तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या वाकई में नकारात्मक नेगेटिव राजनीति हो रही है विपक्ष के द्वारा, या जो लेख लिखे हैं संजय गुप्त की एक अपनी व्यक्तिगत सोच है। आप ज़रूर इसे पढ़ के समझ सकते हैं और जो आंसर राइटिंग हो वहाँ इम्प्रूव कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आप लोगों को नेक्स्ट और आ जाइए। ओपेक पर निर्भरता कम करेगा भारत। बहुत ही बेहतर तरीके से यह काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी एक खास देश और ख़ास संगठन पर भारत की निर्भरता अगर बन जाती है तो उसे ब्लैकमेल ज़रूर किया जाता है और किया भी जाता रहा है। तो देखिए इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जो तेल आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं उसकी निर्भरता हम विभिन्न देशों पर कायम करें। सभी देशों से हम कोऑर्डिनेशन बनाते हुए अपनी आपूर्ति को जारी रखें। ऐसा नहीं कि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ओपेक रहे, रूस रहे या कोई और देश रहे, वो हमें इस आधार पर ब्लैकमेल करे कि आपका संगठन, आपका संबंध किसी और देश के साथ है तो हम आपको तेल की आपूर्ति या इस प्रकार के सेवाएं नहीं दे सकते। तो जो भारत सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए, जो भी तेल आपूर्ति करता है उससे हमारा संबंध और बेहतर होता जाए और हम सभी पर समग्र रूप से समान रूप से आप तेल आयात को लेकर तहज़्ज़ुब दें। सभी को बराबर रूप से हम तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित करें और हमारी जो दैनिक ज़रूरत है उसकी पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए कुछ डाटा दिया गया, इसे ज़रूर देखिएगा। क्या है डाटा कि कुछ तेल आयातक देश ओपेक देशों की हिस्सेदारी 87% से घटकर 70% तक हो गई है। पहले हम लोग ओपेक पर अपनी कुल जो आयात करते थे उसका 87% ओपेक देशों से हम लोग का जो 14 देशों का संगठन है ओपेक,
उससे हम करते थे। तो समझ सकते कितना बड़ा हम लोग निर्भरता उस पर कायम किए हुए थे। हालांकि 2030 तक सरकार अब इसे 60% तक लाने की मंशा रख रही है। यह भी हालांकि बहुत अधिक है, इसे कम से कम 20 से 30% के स्तर पर लाने की ज़रूरत है, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग होता है, ब्लैक रूप से हमें बार्गेनिंग करना पड़ जाता है, तो इन सब चीज़ों से हम बच सके और आपातकाल में अवसर ढूंढने का जो रवैया है देशों का, संगठनों का, वो कम किया जा सके। तो देखिए, यूक्रेन घटनाक्रम भारत जिस तेज़ी से रूस से क्रूड आयात शुरू किया है, यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहता है तो ज़रूर यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारत अपनी ज़रूरतों का करीब 86% क्रूड आयात करता है। जो भी ज़रूरत है उसका 86% वो आयात कर लेता है। अपने क्रूड जो ज़रूरत है उसका आयात करता है। भारत की स्पष्ट नीति है कि जो भी उसे सस्ती दर पर सहूलियत से क्रूड देगा उसी से खरीदारी करेगा। देखिए, भारत ने स्पष्ट इधर हाल के देशों में यह स्पष्ट बात कह दिया है। भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है, जो भी हमें क्रूड सबसे सस्ते दर पर देगा हम उससे ही खरीदेंगे, क्योंकि हम कस्टमर है और कस्टमर सबसे पावरफुल होता है। ध्यान रखने की बात है। तो हमें इस स्टेटस पर, इस स्थिति पर पहुंचना होगा कि हम जो बात बोले उस आधार पर कोई देश हमें तेल दे। तो इसके लिए भारत समग्र प्रयास कर रहा है और निस्संदेह आगे इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा सकता है। देखिए, भारत कुल तेल आयात के रूस की हिस्सेदारी करीब 1% थी, जो अब 10% हो गई। देखिए, बढ़कर 10% मई जून 2022 में हो गया। तो ये सब पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, साथ ही साथ वित्त वर्ष जो चालू वित्त वर्ष 22-23 में भारत ने काफ़ी कम, देखिए इस दौरान क्या किया है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी तेल कंपनियां उसने कनाडा, मेक्सिको, सूडान, कांगो, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील से भी तेल आयात किया है। जो ओपेक का संगठन नहीं है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तेल कंपनियों ने यह रुख अपनाया है तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस राह पर आगे बढ़े और निरंतर आगे बढ़ते रहें। साथ ही में अमेरिका में 17-18 में क्या था, क्रूड खरीदना शुरू किया भारत ने 17-18 से। तो वहाँ पर देश में क्या है, 21-22 के बाद कुल ज़रूरत का 8% क्रूड अमेरिका से आता था, जो वर्तमान में 15%। देखिए, भी 15% आ गया, रूस भी 10% पर आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया और इन सब देशों से भी हमें इसी स्तर पर बनाए रखना है। तो जो 70% और 60% की ओपेक पर निर्भरता रही है, लक्ष्य जो हमारा है, तो वो कम होते होते आपको 30-40 तक हालिया में आ जाएगा। और यह जब बढ़ता जाएगा, सभी पर 20-20% का अनुपात से हम लोग काम करते हैं, तो निर्भरता सभी देशों पर समान होगा और जो मनमाना रवैया है ओपेक देशों का, तो वो कम होगा। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है। देखिए, क्यों है डेवलप और क्यों मैं कह रहा हूँ, इससे भी आप लोग जस्ट की नोट से समझ पाइएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि निर्भरता को सभी देशों पर कायम करना चाहिए। जो हमें तेल ज़रूरत है उसको सभी देशों के समान रूप से लेना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थिति या आपातकाल की स्थिति में विभिन्न देश या विभिन्न संगठन हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो हमें उस अवसर से बचे रहना चाहिए, वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब भी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट होता है तो एक आप लोग को टर्म आएगा बेंचमार्क क्रूड ऑयल। बेंचमार्क क्या होता है, तो यह आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। बेंचमार्क क्रूड या मार्कर क्रूड एक कच्चा तेल है जो कच्चे तेल के खरीदारों और विक्रेताओं के एक संदर्भ मूल्य के रूप में कार्य करता है। जैसे आप बेरल का नाम सुने होंगे, बेरल जिसमें 169 लीटर तेल होता है एक बेरल, तो उसको निर्धारित कितना दर होगा उसके लिए एक बेंचमार्क क्रूड ऑयल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। यह 3 प्राथमिक बेंचमार्क है, हालांकि बहुत से बेंचमार्क है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI, ब्रेंट ब्लेंड बेंचमार्क और दुबई क्रूड बेंचमार्क या कुवैत भी इसे कहा जाता है, कुवैत क्रूड बेंचमार्क। भारत हालांकि इन्हीं तीनों क्रूड मार्क को महत्वता देता है, पर और भी है, जैसे आपको ताइवान का है, अर्जेंटीना क्रूड है, अर्जेंटीना बेंचमार्क, इसी तरह 20 से 22 देशों का बेंचमार्क है, पर मुख्यतः 3 को ही माना जाता है क्योंकि विभिन्न देश इसी 3 पर अधिक तेल आयात करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बेंचमार्क का उपयोग किया जाता है क्योंकि कच्चे तेल की कई अलग अलग किस्में और ग्रेड होती है, तो इसलिए बेंचमार्क का उपयोग किया जाता है। ये 3 जो बेंचमार्क है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका बार बार आप लोगों को नाम सुनने को मिल जाएगा। बेंचमार्क का उपयोग करने के लिए विक्रेताओं और खरीदारों को संदर्भित प्रकार के तेल
आसान हो जाते हैं, वो डायरेक्ट समझ जाते हैं तेल की मात्रा में सल्फ़र की तेल जो है उस क्रूड ऑयल उसमें सल्फ़र की मात्रा कितनी है क्या है, इससे संदर्भित हो जाता है। चलिए याद रखिएगा नोट्स कुछ इससे। विश्व भर में रोज़ाना लगभग 924 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है, जिसमें भारत क्या है 35 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत करता है या होती है। भारत इसका 83% है आयात कर देता है, 83 से 86% भी कभी कभी हो जाता है, तो अमूमन 83% आयात करता है। भारत जिस कच्चे तेल का आयात किया जाता है उसमें देखिए ब्रेंट क्रूड, क्योंकि यह भारत मुख्यतः गल्फ देशों से तेल आयात करता है जहां कच्चे तेल बेंचमार्क ब्रेंट ही होता है। तो देखिए दुबई जैसे क्षेत्र जो गल्फ जैसे कंट्रियों में या ओपेक संगठनों में ब्रेंट क्रूड को लागू किया गया है, तो ब्रेंट क्रूड के तहत ही भारत लागू करता है, क्योंकि देख रहे होंगे अभी 70% जो तेल आयात करता है वो यहीं से कर रहा है। तो इसलिए इस क्रूड जो बेंचमार्क है इसे यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये बेंचमार्क क्यों है। WTOI 2 प्रकार से तेल को संशोधित किया जाता है, एक समुद्र से और समुद्र के रास्ते से ही भेज दिया जाता है। समुद्र में इसका निकाला जाता है क्रूड ऑयल को, और समुद्र के रास्ते ही जिस देश को भेजना है सप्लाई करना है भेज दिया जाता है। दूसरा है WTI जिसे एक सतह से निकाला जाता है, सतह से निकाला जाता है और सतह से एक स्टोर किया जाता है, कहीं सतह पर भूमि पर स्टोर किया है, उसके बाद उसको किसी से जिस देश से समझौता रहता है वहाँ पर भेजा जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया में देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की श्रेणी में इसे रखा गया है, और WTI इसे है क्योंकि टेक्सास वेस्ट जो रिफाइनरी है वो इस रूप से प्रक्रिया को अपनाता है अमेरिकी जो है। तो WTI हमेशा महंगा रहेगा, ये महंगा प्रक्रिया, ये आसान प्रक्रिया, आसान दरों पर मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यह अलग अलग बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। सॉरी। ओपेक, जब भी इस प्रकार के संगठन, जब भी तेल आपूर्ति की बात होगी तो ओपेक की बात की जाएगी। ओपेक क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उसका एक संगठन है। यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुआ था। ईरान, ध्यान रखिए कौन कौन देश शामिल थे, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण देश है, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब और वेनेजुएला महत्वपूर्ण रूप से 5 देशों का संगठन बनाया गया था वर्ष 1960 में। फिर उसके बाद ओपेक में कुल 14 देश हो गए, जिसमें आप लोगों को कुल देशों की संख्या जाननी है तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वाटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। तो इस प्रकार के 14 देश है जो ओपेक के संगठन देश हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोगों को पीटी में आपको इससे प्रश्न पूछा जाता है। इससे देखिए रिलेटेड पिक्चर को एक नोट्स भेजा गया है ग्रुप में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय कहाँ? वियना, ऑस्ट्रिया में। ध्यान रखिएगा ओपेक के जो देश हैं यहाँ 14 देश में मुख्यालय नहीं रखा गया बल्कि ऑस्ट्रिया वियना में रखा गया है। चलिए देख, ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस है अपने ओपेक सदस्य संगठन, ये जो देश है 14 देश प्लस उसके प्रमुख और गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक प्लस। वो कौन कौन से? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान। तो ये सब देश ओपेक 14 प्लस और 10, तो ये ओपेक प्लस का समूह है। तो ये आप लोगों को पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों को बार बार देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ इससे जो ओपेक से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को सर्किल में सर्कुलेट करते रहिए हमारे चैनल को, ताकि हम भी बेहतर तरीके से उभर सके और बेहतर काम कर सके। देखिए आप लोग को पीटी ओरिएंट यहाँ कवर करना है। कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड आप लोग को न्यूज़ कवर किया गया था करंट अफेयर्स टॉपिक में, तो आप लोग जाके वीडियो वहाँ देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो क्या क्या है कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम में
आप लोग को यहाँ दिया गया है, इसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस गेम में आया था? 2010 के नई दिल्ली 38 स्वर्ण प्राप्त हुआ था। उसके बाद आपको 30 जो था स्वर्ण पदक 2002 के मैनचेस्टर में हुआ था, जो कॉमनवेल्थ उसमें प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो भी टॉपिक है पीटी ओरिएंट आप लोग उसमें कवर कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए आप लोगों को आगे यहाँ पर एक न्यूज़ और है, उसके बाद यह न्यूज़ का जो आज का एनालिसिस वो समाप्त हो जाएगा। छोटा सा न्यूज़ था, एक सेकेंड, लगता है ऊपर था, सॉरी। एक सेकेंड होता है कभी कभी दिमाग से स्लिप। देखिए कि यहाँ पर है, भारतीय वायुसेना मिस्र में सेना में टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम चला रही है। तो पीटी ओरिएंट आप लोगों को न्यूज़ यह मिल सकती है, एक प्रश्न बन सकता है, जिसे आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर कल एक नए न्यूज़पेपर के साथ कवर होंगे, आएंगे और कवर करेंगे कौन कौन से पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, उसे कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि और भी हम इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोग के सामने आए। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।